Dear students of class 9th, good morning to all of you. आज पुनः हम चैप्टर सेकंड सिविक्स का पार्ट 5th पढ़ाने चल रहे हैं। इसके पहले हमने आप लोगों को जुडिशियरी तक पढ़ाया था। आज पार्ट 5 में हम फाइनेंशियल पावर्स से फिर से आगे स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि फाइनेंशियल पावर्स क्या है। फाइनेंशियल माने वित्तीय, पावर्स मीन्स अधिकार, वित्तीय अधिकार के बारे में हम सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे। मनी कैन नॉट बी ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनलेस रिकमेंडेड बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के द्वारा बिना उसके अनुमोदन के भारतीय सरकार जो है किसी भी प्रकार के धन को अनुदानित नहीं कर सकती है या उसका अनुदान नहीं कर सकती है। इवन मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट विदाउट हिज रिकमेंडेशन। बिना उसकी सहमति के या बिना उसकी अनुमति के सरकार जो है किसी भी प्रकार का मनी बिल संसद में पेश नहीं करती है या नहीं कर सकती है। देयर इज द कॉन्टिजेंसी फंड फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग अनफॉरसीन सर्कमस्टेंसेज आर एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब है बिना राष्ट्रपति के अनुमोदन के सरकार किसी भी आकस्मिक परिस्थिति के लिए या किसी भी प्रकार के अन्य खर्च के लिए वह धन को उपयोग में नहीं ले सकती है। द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। चेयरपर्सन और फाइनेंस कमीशन के सदस्य या वित्तीय कार्यभार देखने वालों के सभी सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। तो राष्ट्रपति का फाइनेंशियल ये रोल है कि विदाउट हिज परमिशन, विदाउट हिज रिकमेंडेशन, गवर्नमेंट कैन नॉट यूज द मनी और शुड नॉट पास एनी मनी बिल। नेक्स्ट पॉइंट है मिलिट्री पावर्स। द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेज इज रेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड सच ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द थ्री फोर्सेज। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर एंड कंक्लूजन ऑफ पीस आर आल्सो हिज पावर्स, बट दीज कैन बी एक्सरसाइज्ड अपॉन द पार्लियामेंट डायरेक्शंस। सैन्य अधिकार माने सर्वोच्च सुरक्षा सैन्य अधिकार जो हैं वो राष्ट्रपति के हाथों में होते हैं। सुरक्षा का पूर्ण अधिकार जो है राष्ट्रपति तीनों सेनाओं को अपने हाथ में रखता है। ये ठीक है कि किसी भी युद्ध की घोषणा के लिए या शांति स्थापित करने के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग वह करता है, लेकिन ये सभी कार्य हमारी संसदीय प्रणाली के दिशा निर्देशों पर ही हो सकते हैं, क्योंकि हमारी संसदीय पार्लियामेंट में जो पास होता है तो वो डायरेक्शन राष्ट्रपति को बताया जाता है और उसी आधार पर हमारे राष्ट्रपति महोदय कार्य करते हैं। लेकिन विदाउट हिज परमिशन एनी वर्क कैन नॉट बी डन। नेक्स्ट पॉइंट डिप्लोमेटिक पावर्स के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है द प्रेसिडेंट नॉट ओनली अपॉइंट्स द एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया टू अदर कंट्रीज बट आल्सो रिसीव्स द एम्बेसडर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अदर कंट्रीज। राष्ट्रपति केवल भारत के राजदूत की ही नियुक्ति नहीं करता बल्कि अन्य देशों के राजदूतों
तथा प्रतिनिधियों की भी नियुक्ति करता है, और उसके किसी अन्य देश के जब ये सब आते हैं तो राष्ट्रपति उन्हें उनका स्वागत भी करता है, उनसे मिलता भी है। ही मे रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज एंड इवेंट्स। वह अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में या सम्मेलन में तथा अन्य किसी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में उपस्थित हो सकता है। इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड द एग्रीमेंट आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता जो होता है वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में इमरजेंसी पावर्स। द इमरजेंसी पावर्स माने आपातकालीन अधिकार, जो राष्ट्रपति के हाथों में निहित होते हैं, उन्हें भी जान लीजिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी अंडर द फॉलोइंग 3 सर्कमस्टेंसेस। भारत का संविधान जो है वो राष्ट्रपति को निम्न परिस्थितियों में, निम्न 3 सर्कमस्टेंसेस माने 3 परिस्थितियों के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। तो पहला है इसमें एक्सटर्नल एग्रेशन, वार और आर्म्ड रिबेलियन। आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है वह किसी बाह्य हमला या बाहरी चढ़ाई, युद्ध या सेना के विद्रोह के समय अपने अधिकार का ये प्रयोग करती है। इफ द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज थ्रेटेंड बाय वार और एक्सटर्नल अग्रेशन, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी। यदि भारत की सुरक्षा किसी युद्ध के द्वारा या बाहरी हमले के द्वारा चेतावनी उसे दी जाती है या धमकाया जाता है तो प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी। राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है। दूसरा, फेलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। यदि स्टेट में हमारे संवैधानिक जो मशीनरी है माने काम करने वाले हैं वो असफल हो जाते हैं तो आर्टिकल 356 के अंतर्गत, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत गवर्नर ऑफ एनी स्टेट रिपोर्ट्स that his her government cannot function in accordance with the provisions of the constitution, the president can declare emergency in that state and the state comes under the president rule। यदि राष्ट्रपति का प्रतिनिधि जो हर राज्यों में गवर्नर के रूप में नियुक्त होता है, यदि वह अपनी सरकार के क्रियाकलापों के बारे में राष्ट्रपति को यह सूचित करता है कि यह राज्य सरकार जो है वो नियम के आधार पर या संवैधानिक नियम के अनुसार कार्य नहीं कर रही है या कार्य करने में असफल है, तो भी राष्ट्रपति जो है प्रदेश में आपातकाल की घोषणा करती है और तब प्रदेश का पूरा अधिकार प्रेसिडेंटल रूल के अंतर्गत आ जाता है, माने राष्ट्रपति के नियम कानून से चलता है। और तीसरी परिस्थिति फाइनेंशियल इमरजेंसी है, माने वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल 360 के अंतर्गत इसका वर्णन किया जाता है कि इफ द कंट्रीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिस्टम ऑफ द क्रेडिट इज थ्रेटेंड, द प्रेसिडेंट में प्रोक्लेम द फाइनेंशियल इमरजेंसी। यदि देश की वित्तीय स्थिरता या उसके भरोसे की जो प्रणाली है उसे कोई खतरा महसूस होता है या उसे चेतावनी प्राप्त होती है तो भी राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड एंड द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड दियर इन्फोर्समेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आपातकाल के दौरान सभी मूलभूत अधिकारों को सस्पेंड कर दिया जाता है, माने समाप्त कर दिया जाता है और राष्ट्रपति इसके समाप्ति के प्रवर्तन को, घोषणा को न्यायालय में प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि राष्ट्रपति के क्या क्या अधिकार हैं। इस प्रकार की स्थितियां जो हैं वो इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल 352 वाज डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द चाइनीज एग्रेशन
ऑफ 62। आपातकाल की यह घोषणा आर्टिकल 352 के अंतर्गत 1962 के चाइनीज आक्रमण के दौरान घोषित की गई थी। It was declared for the second time on the 3rd December 1971 when Pakistan attacked India, and on 25th June 1975 on grounds of internal disturbance। यह घोषणा दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 को घोषित की गई थी जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था, और तीसरी बार 25 जून 1975 को यह घोषणा हुई थी जब इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक खलल भारत में उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार से ये सभी राष्ट्रपति के अधिकार हैं। अब हम बात करते हैं द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के अधिकार के बारे में, कि प्रधानमंत्री के हाथों में कौन कौन से अधिकार निहित होते हैं। As the head of the government, the Prime Minister has wide-ranging powers। सरकार के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे अधिकार जो होते हैं वो होते हैं। The chairs cabinet meetings, he chairs cabinet meetings, वह केंद्रीय मंत्रियों की सभा का प्रमुख होता है। The coordinate of the work different department, वो भिन्न भिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करता है। Once the Prime Minister has been appointed, he recommends to the President the names of persons who are the appointed to the Council of Ministers। एक बार जब प्रधानमंत्री अपने पद पर नियुक्त हो जाता है तो वह किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति के नाम पर अनुमोदित कर सकता है। Who are to be appointed to the Council of Ministers, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रूप में नियुक्त होता है। द मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मंत्री जो हैं वो राष्ट्रपति के खुशी के तौर पर कार्यालयों की देखभाल करते हैं, कार्यालय पर कार्य करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइजेज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। प्रधानमंत्री भिन्न भिन्न मंत्रिपरिषदों की या भिन्न भिन्न मंत्रियों के क्रियाकलापों का सामान्य निरीक्षण करता रहता है। इस प्रकार से प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं जो वो अपने अधिकारों का प्रयोग जो है भिन्न भिन्न स्तरों पर करता रहता है। इफ द कैबिनेट इज मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, इस प्रकार मंत्रिमंडल जो होता है वो भारत में सत्ता सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था के रूप में होता है। विद इन द कैबिनेट इट इज द प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट के अंतर्गत प्रधानमंत्री भी आते हैं। हु इज द मोस्ट पावरफुल, जो सबसे अधिक सत्ता के रूप में शक्तिशाली होते हैं। द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन ऑल पार्लियामेंट्री democracies of the world have increased so much in recent times that parliamentary democracies are sometimes seen as the prime ministerial form of government। प्रधानमंत्री संसद, लोकतांत्रिक संसद में प्रधानमंत्री के अधिकारों को सबसे अधिक बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, बताया गया है या प्रस्तुत किया गया है। और लोकतांत्रिक प्रणाली जो है कभी कभी सरकार के प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म में प्रधानमंत्री के रूप में भी देखी जाती है। कहने का मतलब ये है कि सारे कार्य जो हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही कराए जाते हैं या किए जाते हैं। As the political parties have come to play a major role in policies, the Prime Minister controls the cabinet and the parliament through the party। राजनीतिक पार्टी के रूप में, दल के रूप में नीतियों की, प्रमुख नीतियों की भूमिका का भी किरदार प्रधानमंत्री ही होता है। प्रधानमंत्री सभी कैबिनेटों को नियंत्रित करता है और संसद में भी वह अपने दल के द्वारा सब पर नियंत्रण रखता है।
The cabinet discusses all the sorts of problems under the chairmanship of the prime minister. कैबिनेट जो मंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्री होते हैं, वो सभी प्रकार की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उस पर वार्ता करते हैं, बहस करते हैं. All decisions of the cabinet are unanimous. सभी कैबिनेट के ऑल डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट के सभी निर्णय जो होते हैं वो सर्वसम्मत से लिए जाते हैं. तो इस प्रकार से कैबिनेट जो होता है वो द कैबिनेट टेक्स डिसीजंस अबाउट द बिल्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द इंश्योरिंग सेशन ऑफ द लोकसभा. कैबिनेट या केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होता है वो लोकसभा के सत्र को सुनिश्चित करने में के लिए भी बिल को प्रस्तुत करने का निर्णय लेता है. द ड्राफ्ट ऑफ दीज बिल्स आर अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट बिफोर देयर इंट्रोडक्शन इन द पार्लियामेंट. इन बिलों का ड्राफ्ट माने प्रारूप जो होता है वो कैबिनेट द्वारा प्रस्तुत करने से पहले वो संसद में उसे रखा जाता है और तब फिर बिल पारित होता है. द डिमांड्स फॉर द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेजिंग रेवेन्यू थ्रू टैक्सेस आर पुट इन द लोकसभा बाय द फाइनेंस मिनिस्टर्स. सरकार के खर्च की मांग को तथा राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से जो कर प्रस्तुत किया जाता है उसे सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर माने वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में रखा जाता है. एंड प्रियोर टू दैट दे आर अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट. प्रियोर टू दैट उसे प्रस्तुत करने से पहले कैबिनेट के द्वारा अनुमोदित किया जाता है या कैबिनेट के द्वारा उसे पास कराया जाता है. तो ये सभी अधिकार जो हैं प्राइम मिनिस्टर के हुए. नेक्स्ट पॉइंट में द जुडिशियरी न्याय प्रणाली किस प्रकार से हमारे देश में काम करती है हम इसका वर्णन करेंगे. द पावरफुल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इज एसेंशियल फॉर ए डेमोक्रेटिक कंट्री. द इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड टू द प्रिंसिपल ऑफ ए सिंगल यूनिफाइड जुडिशियरी. द पावरफुल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी माने शक्तिशाली और स्वतंत्र न्याय प्रणाली जो है वो देश के लोकतंत्र के लिए आवश्यक होती है. पहली चीज, द इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सिंगल यूनिफाइड जुडिशियरी. भारतीय न्याय प्रणाली जो है वो भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली के सिद्धांतों पर बनाई गई है. इंडिया हैज वन सुप्रीम कोर्ट फॉर द इंटायर नेशन. भारत में संपूर्ण राष्ट्र के लिए केवल एक ही सर्वोच्च न्यायालय है. अनलाइक यूएसए which has one for the central or the union and one for the states. जबकि यूएसए जैसे अन्य देशों में एक केंद्र सरकार के लिए होती है तथा अन्य कोर्ट जो होते हैं वो स्टेट के लिए सुप्रीम कोर्ट होते हैं. सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है. स्टेट में तो हाई कोर्ट होता है लेकिन यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं कि यूएसए जैसे देशों में सुप्रीम कोर्ट एक सेंट्रल के लिए होता है और एक जो है स्टेट के लिए होता है. सुप्रीम कोर्ट, द स्टेट्स हैव हाई कोर्ट्स एंड देयर आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड द कोर्ट्स एट द लोकल लेवल. और प्रदेशों में हाई कोर्ट उच्च न्यायालय तथा जिलों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जिला न्यायालय जनपद न्यायालय उसको कह सकते हैं. एंड द कोर्ट एज द लोकल लेवल और स्थानीय स्तर पर भी न्यायालय नियुक्त होते हैं. द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स ऑल अदर कोर्ट्स एंड दिस इज एविडेंट फ्रॉम व्हाट आर्टिकल 141 डिक्लेयर्स. उच्च न्यायालय जो है सभी अन्य न्यायालयों को नियंत्रित करता है और अनुच्छेद 141 की घोषणा के अनुसार
उसमें स्पष्ट इसका वर्णन किया गया है। द सुप्रीम कोर्ट वाज इनगॉरेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950। मैंने सुप्रीम कोर्ट जो है वो 26 जनवरी 1950 पर शुभारंभित किया गया था, मैंने इसकी शुरुआत की गई थी। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील एंड इट कैन हियर अपील्स अगेंस्ट द हाई कोर्ट्स। सर्वोच्च न्यायालय जो है उच्च न्यायालय के आधार पर जो अपील होती है उसकी भी सुनवाई करता है। एंड थ्रू आउट इट्स एग्जिस्टेंस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी मौजूदगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इट डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स। इसके निर्णय अन्य सभी न्यायालयों को बांध कर रखते हैं। एंड इट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट्स। और यह किसी भी प्रकार के विवाद को अपने हाथों में ले सकता है, जैसे कि बिटवीन द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, देश के नागरिकों के बीच के विवाद को सुप्रीम कोर्ट सुनता है। बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, नागरिकों और सरकारों के बीच के विवाद को सुप्रीम कोर्ट सुनता है। बिटवीन टू आर मोर स्टेट गवर्नमेंट, मैंने दो राज्य सरकारों के बीच के विवाद को भी सुनता है। एंड बिटवीन द गवर्नमेंट्स एट द यूनियन एंड द स्टेट लेवल, और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच के सरकारों के बीच के विवाद को भी सुप्रीम कोर्ट अपने हाथों में ले सकता है, लेता है, माने उनकी सुनवाई करता है। Independence of the judiciary means that it is not under the control of the legislature or the executive। माने न्याय प्रणाली की स्वतंत्रता का अर्थ है कि यह लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के नियंत्रण के अंतर्गत नहीं होती है, ये निष्पक्ष रूप से कार्य करती है। The judges do not act on the direction of the government or according to the wishes of the party in powers। न्यायाधीश जो होते हैं वो सरकार के दिशा निर्देशों पर कार्य नहीं करते हैं, यानी कि जो भी सत्ता में दल शासन करता रहता है उनकी आकांक्षा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट काम नहीं करता है। तो न्याय प्रियता के साथ देश के उत्थान के रूप में कार्य करता है। द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? पहली भूमिका तो है कि कस्टोडियन ऑफ डेमोक्रेसी, यह लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। दूसरा, गार्जियंस ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, संघीय संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। द फाइनेंशियल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंतरिम व्याख्याकार के रूप में भी ये कार्य करता है। एंड द फोर्थ, प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, माने मूलभूत अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। एंड द फिफ्थ पॉइंट, एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यह सभी न्यायालयों के जो भी निर्णय होते हैं, जो भी उनके रिकॉर्ड्स होते हैं, चाहे वो 50 साल पुराने कोई भी डिस्प्यूट्स के, सेंट्रल, इंटरनेशनल, वो सारे रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षित रखने का प्रावधान है। सिक्स्थ पॉइंट में एडमिनिस्ट्रेटिव रोल एंड फंक्शन, माने प्रशासनिक भूमिका और उनके कार्य का अधिकार रखता है। पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा सर्वोच्च न्यायालय है जो अपने खुद के द्वारा दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार करने का अधिकार रखता है। तो इस प्रकार से ये सुप्रीम कोर्ट के आपके अधिकार हुए। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, माने जनता की रुचकर, माने उस पर विश्वास कायम रखने के लिए मुकदमेबाजी में भी वो हस्तक्षेप करता है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अब इसके क्वेश्चंस आपको कुछ दिए जा रहे हैं, उन क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिए और
उन्हें फाइंड कीजिए। ये चैप्टर आज यहीं समाप्त करते हैं। पेन निकालिए और नोट कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। State how the delays and complications introduced by the institutions are useful in democracy. हो गया। सेकंड क्वेश्चन नोट कीजिए। In which way do the cabinet ministers exercises more powers than the other ministers? Third question, what is the procedure of the removal of the judges? नोट कर लिए। फोर्थ क्वेश्चन नोट कीजिए। व्हाट आर द इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट? अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन ही डिक्लेयर एन इमरजेंसी? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। हाउ इज द जुडिशियरी मेड इंडिपेंडेंट इन इंडिया? And next question, explain how an ordinary bill becomes a law. Okay, this lesson completed. Now find out all the questions and ready for next lessons in next day. Well done.